नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी नेपाल और चीन पर, उसमें मैंने एक बात कही थी आपसे कि आप नेपाल से ज़्यादा भरोसा चीन पर कीजिए और नेपाल अपने आप भारत के पास खिंचा चला आएगा। कैसे हम चीन पर ज़्यादा भरोसा करें? भरोसा इस सेंस में कि वो कभी भी धोखा देने से बाज नहीं आएगा, वो 100% धोखा देगा। और यही उसने करना शुरू कर दिया है नेपाल के साथ में। और गजब की बात तो यह है कि नेपाल की सरकार अलाउ कर रही है इस चीज़ को और नेपाली लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि ये इंडियन मीडिया फैला रही है, लेकिन जो ग्राउंड पर हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन नेपाली लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि चाइना ने एक गाँव था नेपाल का, रुई, उसे ऑक्यूपाई कर लिया है। और ना सिर्फ ऑक्यूपाई मतलब कि उसे कब्जे में ले लिया है, बल्कि उसे अपने तिब्बत प्रोविंस से मर्ज कर दिया, यानी कि उसे इंटीग्रल पार्ट बना लिया है चीन का। और नेपाली लोगों को पहली बात तो कुछ को तो पता नहीं, और जिन्हें पता है वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं अपनी सरकार की वजह से, क्योंकि उनकी सरकार भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले मैं आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। करीबन 6 महीने पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ईस्टर्न पार्ट के जो नेपाल के कुछ हिस्से हैं जो तिब्बत की सीमा से लगते हैं, नेपाल मतलब कि जो तिब्बत प्रोविंस है चीन का, वहां पर कुछ ऐसे एरिया थे जो टेक्टिकल माउंटेन्स थे, वो कब्जा रखे हैं चीन ने। और नेपाल की सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें छुड़ा सके, उसके खिलाफ बोल भी सके, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है नेपाल में भी। और दूसरा कारण ये है, चीन इन्हें कर क्यों रहा है, उसका सिंपल सा कारण है कि पहले उसे नेपाल को प्रोटेक्शन थी भारत की, कुछ भी करना, जैसे कि भाई उन्होंने कोशिश तो भूटान में भी की थी, लेकिन डोकलाम हो गया। उसके बाद भारत वहां पर अड़ा रहा कि हम 1 इंच भी जमीन भूटान की नहीं जाने देंगे, और भारत अपने प्रोमिस पर हमेशा अड़ा रहता है। लेकिन पहले तो देखिए क्या गेम खेला है यहाँ पर चीन ने। पहले तो भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काया, और अब उसकी जमीन एक तरीके से कब्जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब मदद के लिए आने वाला नहीं है, क्योंकि जो कर चुका है नेपाल भारत के साथ, उसके बाद तो भारत छोड़ो कोई भी देश होता वो नहीं आ सकता। और क्या भारत कुछ नेपाल की मदद करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी चीज की कीमत का पता तभी चलता है जब वो आपके पास ना हो। जब तक आपके पास हो आप उसकी कदर नहीं समझते। यही नेपाल की सरकार का हुआ, उन्होंने भारत सरकार और भारत का जो सपोर्ट था उसकी कभी कदर नहीं समझी, और उसी की वजह से आज वो इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और वो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो चीन के खिलाफ बोलेंगे तो और ज्यादा फंसेंगे, क्योंकि उनके लोग उठेंगे, फिर नेपाली लोग कहेंगे जी आप तो कह रहे थे चीन बहुत अच्छा है, वो हमारी जमीन अब कब जा रहा है, हम कहाँ जाए, इधर से भारत का सपोर्ट नहीं, उधर से चीन का सपोर्ट नहीं, और भारत चीन में वैसे ही लड़ाई बजी पड़ी है, तो हम तो पिस गए। तो नेपाली सरकार अब चुप्पी साधे बैठी है इस मामले पर। और इसके मामले में और भी बहुत सारे ऐसे, ये एक गाँव नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो बस मामला सामने आ गया, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सामने नहीं आ पाती, और नेपाल की बहुत सी जमीन कब्जाई पड़ी है चीन के हाथों, और चीन ऐसे करता चला जाएगा, चीन रुकने वाला यहाँ पर नहीं है। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत है कि भारत को यहाँ पर मदद नहीं करनी चाहिए नेपाल की, क्योंकि नेपाल को अभी थोड़ा और इस तरीके से होना चाहिए, तभी वो समझेंगे कि हमारी अहमियत क्या है, और वो खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। अपना व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत से लोग वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी का दूसरा दशक खत्म होते होते बहुत कुछ खत्म करके जाएगा। 2020 21वीं सदी के दूसरे दशक का आखिरी साल है, और इस साल की शुरुआत होते ही ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होते होते रह गया। कोरोना वायरस ने दुनिया का गला पकड़ना शुरू किया ही था कि रूस और तुर्की के बीच में भी युद्ध की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन यह युद्ध भी होते होते रह गया। लेकिन अब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का गला दबोच लिया है, तब चीन और भारत के बीच में भी एक भयंकर युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। हालात तो ऐसे हैं कि बस किसी शुभ घड़ी का इंतजार है, और भारत की सेना चाइना दहन करने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि चीन और भारत के बीच में युद्ध हो, जापान ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने जापान और चीन के बीच में युद्ध की संभावनाओं को और भी ताकत दे दी है।
दरअसल जापान के ओकिनावा में इशिगाकी सिटी काउंसिल ने सेंकाकुस आइलैंड पर जापान के नियंत्रण को मंजूरी दे दी है, जबकि सेंकाकुस आइलैंड पर चीन भी अपना दावा करता है। हालांकि इस आइलैंड पर 1972 से जापान का कब्जा है और वहां पर जापान की सेना भी मौजूद है। और पिछले महीने इसी आइलैंड को लेकर जापान और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। लेकिन अब जापान की तरफ से इस आइलैंड पर कानून को मंजूरी देने के बाद चीन ने जापान को युद्ध की धमकी दी है और चीन ने पूर्वी चीन सागर में अपनी नौसेना के युद्धपोतों को भी तैनात कर दिया है। हालांकि चीन को जवाब देने के लिए जापान ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन ने अपने विस्तारवाद की नीति को लेकर सारी हदें पार कर दी हैं। वैसे 2 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सलाह दी थी कि भारत को अपने दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन शायद चीन का प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स यह सलाह अपने देश को देना भूल गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लेके भारत तक और जापान से लेके अमेरिका तक दुश्मनों की संख्या चीन ने बढ़ा रखी है। लेकिन जब यह सारे देश चीन से अपनी दुश्मनी निकालेंगे तब चीन की सेना फिल्मी अंदाज में केवल वीडियो ही बनाती रह जाएगी और चीन के सारे हवाई सैनिकों की हवा निकल जाएगी।